हेलो बेटा, कैसे हो बच्चे? बेटा आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस का जो सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें हम कांटेक्ट फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे थे। नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आपके लिए बिल्कुल नई टाइप की फोर्स है बेटा, वो दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मैकेनिक्स। जो ये हमारा जो फ्रिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये पहली बात तो कि फ्रिक्शन है क्या, ठीक है। सो इट अराइजेज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। कोई भी जो दो सरफेस है बेटा, उनमें जो रफनेस है उसके कारण से ये फ्रिक्शन अराइज होगी। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर देयर इज इंटरलॉकिंग between the two surfaces at intermolecular level. देखो कोई भी दो सरफेस है बेटा, अगर मैं बात करूं, मान लो कि सरफेस ए है, तो इस तरह से क्या होगा, ये सरफेस नंबर 1 हो गया बेटा। तो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे इनके बीच में क्या है, कुछ स्पेसेस बने हुए हैं ना, कुछ रफनेस है। और दूसरा सरफेस ये होगा, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या बन गई बेटा, इंटरलॉकिंग हो गई। अब टू ब्रेक दिस इंटरलॉक वी नीड ए फोर्स। हमें एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा इसी के कारण से यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हो गया। इसी के कारण से क्या जनरेट हुआ बेटा, फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन का काम क्या होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज opposes relative motion between the two surfaces. तो पहली बात तो बच्चे क्या है कि फ्रिक्शन वहीं पे ही पिक्चर में आएगी जहाँ पर क्या हो रहा होगा, जहाँ पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, है ना। कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, तभी फ्रिक्शन अराइज होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, है ना। स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और वो हमेशा क्या करेगा बेटा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब समझ रहे हो बेटा, कि मान लो कि एक बॉडी तो रेस्ट पर है और दूसरी बॉडी भी अभी रेस्ट पर है, दो बॉडी हैं और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेट्स से बेटा ये ऐसे, तो दोनों अभी तो रेस्ट में है। जब दोनों रेस्ट में है तो नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन अभी नहीं है। लेकिन जैसे मान लो आप इसको मूव करवाना चाहोगे, तो देखो क्या होगा, ये वाली बॉडी जो है इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा करके इसके मोशन को रोकना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि क्या हो, कोई रिलेटिव मोशन यहाँ पर हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है, इस वाले केस में। लेकिन जैसे आप रिलेटिव मोशन करवाओगे तो फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा फटाकते से, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया बेटा, फ्रिक्शन जो है रफनेस ऑफ सरफेस के कारण से आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग है, लॉकिंग है। उसको तोड़ने के लिए आपको एक फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ज़रा बातें जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखो बेटा,
कि अब जरा बात करते हैं कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस, पैरेलल टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस। जो बेटा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके हमेशा कैसे एक्ट होगा, ये उसके हमेशा ये पैरेलली एक्ट होगा, हमेशा पैरेलल उसकी डायरेक्शन रहेगी, पैरेलल टू द कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस एंड इन सच ए वे that it opposes relative motion, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे बेटा, है ना। और ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा ही ख़राब हो, हमेशा हमारे लिए। देखो मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ तो इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अगर आप चल पा रहे हैं तो आप इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा बेटा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, ना हम चल पाएंगे, ना हम पेन पेपर पे ना हम कॉपी पे लिख पाएंगे, ना मैं बोर्ड पे लिख पाऊँगा। तो फ्रिक्शन जो कुछ जगह क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है, कुछ जगह इसका एडवांटेज भी है। चलो तो ये तो बेटा क्या हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर ली। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा इसके बारे में कि फ्रिक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बेटा मैंने नॉर्मल रिएक्शन में भी आपको बताया था। ये हमेशा बेटा कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब बेटा क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करो बेटा। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एक कोई ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को आप बेटा इस तरफ धक्का मारते हो। तो जब आप इस ब्लॉक को धक्का मारोगे तो एक बात तो बेटा हमने क्या बताई कि इस पर फ्रिक्शन, मान लो कि सरफेस रफ है बेटा, अभी रफ सरफेस है। तो अब क्या होगा कि पैरेलल कॉन्टैक्ट सरफेस तो भाई ये हो गया, कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये वाला हो गया। तो अब ये देखो अगर मैं M का FBD बनाऊं बेटा M ब्लॉक पे, तो M ब्लॉक पे देखो कि ये जो नीचे वाला जो सरफेस है ये इसको आगे नहीं जाने देना चाहेगा, उसके रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो रोकेगा तो बेटा वो इस तरफ क्या लगाएगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। जितना मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स का इस ब्लॉक पर लगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बेटा ये जो ग्राउंड है इस पर लगेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा हमेशा। एक बात पक्का जान लेना कि अगर एक बॉडी पर फ्रिक्शन राइट में लगा है तो उसके कांटेक्ट में जो दूसरी बॉडी है उस पर जो फ्रिक्शन है बेटा वो लेफ्ट में ही लगेगा। और एग्जांपल ज़रा छोटा सा आपको बता देता हूँ। ये लो, ये एग्जांपल देखते हैं बेटा, ऐसे समझो। मान लो ये M1 और ये M2 बेटा, आपने इस पर कुछ फोर्स F लगाया बेटा, ठीक है। ये भी सरफेस रफ है और चलो ये सरफेस भी क्या मान लेते हैं बेटा, रफ है, ठीक है। या अभी इसकी बात मत करो, इसकी ये रफ है क्या है, इसको ज़रा छोड़ते हैं अभी। अगर बेटा ये सरफेस रफ है अगर, तो ज़रा देखो कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी क्या है बेटा, उसकी टेंडेंसी राइट में मूव करने की है। तो बेटा उस पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी की रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन F ऐसे लग गया। और उसी टाइम पे बेटा जो दूसरे वाला जो ब्लॉक M2 है जो इसके कांटेक्ट में है, तो इस पे देखो F फ्रिक्शन फोर्स लगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा M2 के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो F ही लगेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का लगेगा, बट डायरेक्शन उसका क्या होगा, डायरेक्शन उसका बेटा अपोजिट होगा। तो यही हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये कैसे एग्जिस्ट होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा हमेशा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा बेटा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें हमने फ्रिक्शन के बारे में कर ली बेटा, ठीक है। एक बात तो ये कि इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल टू कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि 3 टाइप की फ्रिक्शन रहेंगे भाई,
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है बेटा 3 टाइप की फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे। पहला जो फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस से डिनोट करेंगे हम। दूसरा जो होगा बेटा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो तीसरा है बेटा अपना वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन? इट acts between the two surfaces in contact when there is no relative motion, between them। जब बेटा उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। बेटा मैं कोई मोशन का, भाई कोई पार्टिकल चल रहा है या रेस्ट पर है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ। जब वो रिलेटिव मोशन उनके बीच में नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, और ख़ास बात, there is no formula to find static friction। भैया स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, अब निकालने के लिए आपके पास क्या नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। It can be calculated with the help of FBD, जो फोर्स डायग्राम है या जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसकी मदद से ही बेटा आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, वो इस तरीके से रहेगी कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा। वो जो बाकी जो फ्रिक्शन के जो अपने नेचर है वो इसकी भी है। तो इस पर देखो थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, नोट करो बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा कि ये कोई ब्लॉक है और लेट अस से कि बेटा आपने इस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई ब्लॉक रेस्ट पर है और जिस सरफेस के कांटेक्ट में वो भी रेस्ट पर है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो नहीं है। तो जरा सोचो कि यार अगर इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, इसको मूव करना चाहिए था, लेकिन मूव नहीं किया। तो भाई पक्का कोई ना कोई फोर्स लगी है। इधर 1 न्यूटन है तो भैया वो हमें पता है कि सरफेस गिवन इक्वेशन में कि रफ है, तो भैया वो फोर्स इधर ही लगी होगी। तो यहाँ से मैं इस FBD से क्या कह सकता हूँ कि उस फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है, वह फ्रिक्शन 1 न्यूटन के बराबर है। और एग्जांपल देख लो। मान लो बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर ये ब्लॉक है, मान लो कि इस बार 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो बेटा ब्लॉक रेस्ट पर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं है, सरफेस तो रफ ही है, यानी कि नो रिलेटिव मोशन।
तो आप बेटा क्या करेंगे कि भाई इस ब्लॉक की टेंडेंसी राइट में मूव करने की, इसका FBD बनाएंगे कि यार इस पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा बेटा, और ये फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन के बराबर ही लगेगा। तो कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ इसको किससे कैलकुलेट करेंगे, इसको सिर्फ फोर्स डायग्राम से कैलकुलेट किया जा सकता है भाई। तो ये बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी, कोई फार्मूला हमारे पास नहीं रहेगा, हम सिर्फ जो फोर्स डायग्राम है FBD जो है उसकी मदद से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला जो है हमारा बेटा नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक तो कर लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है। अगली बात, एट दिस पॉइंट द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। बेटा मूव लिख सकते हो, कहीं पे आपको क्या दिखेगा, स्लाइड कर सकता है, जस्ट मूव करने वाला हो, जस्ट स्लाइड करने वाला हो, और एट द वर्ज टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा आप कि रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। ये बिल्कुल बाउंड्री की बात है ना, बिल्कुल मतलब कि आप जरा सोचो कि ऐसी कहानी है बेटा कि ये कोई ब्लॉक रखा था, आप लगातार फोर्स इस पे लगाते जा रहे हो, एक कंडीशन ये आ गई कि बस अब हल्का सा फोर्स और लगा दिया तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो क्या लगेगा बेटा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बेटा अगर F है तो इसका ये mg और इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग गया। डायरेक्शन वायरेक्शन के सब वही बात है ना। तो देखो अब कुछ वर्ड्स जो होंगे जहाँ से मुझे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, या तो कहीं पे क्वेश्चन में ये आइडिया लग रहा हो कि जस्ट मूव करने वाला है या जस्ट स्लाइड करने वाला है, या फिर कहीं पे है ना वर्ड्स लाइक, किस तरह के वर्ड्स अगर क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे पक्का लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। वर्ड्स लाइक जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, या स्लाइड वर्ड बोल दे, या बेटा कहीं पे किसी भी सवाल में फ्रिक्शन के सवाल में मैक्सिमम वर्ड इस्तेमाल कर दे या मिनिमम वर्ड इस्तेमाल करें। वो किसी की भी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम पूछे तो समझ जाना कि वहाँ पे कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को बेटा FL से डिनोट करेंगे, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से डिनोट करेंगे बेटा। डायरेक्शन और उसके बारे में सब एज इट इज़ ही बातें हैं जैसा कि हमने पहले की थी। अब बेटा क्या होगा कि FL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। नॉर्मल रिएक्शन ये हम पहले कर चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच की नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा बेटा, तो यहाँ पे क्या आया, FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये फार्मूला आ गया। ये म्यू एस क्या चीज़ है बेटा, म्यू एस इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बेटा ये ऐसे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में म्यू एस लिखा हुआ होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स। तो एक बात तो बताइए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, और दूसरी बात इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट।
बेटा वो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उसकी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और बेटा ये एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन हो गया है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये फार्मूला तभी इस्तेमाल करना जब आप कंफर्म हो कि भैया वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। वो कन्फर्मेशन कैसे पता लगेगा? वो कन्फर्मेशन इससे पता लगेगा जब आपको ये क्वेश्चन में गिवन हो कि जस्ट वो स्लाइड करने वाला है या जस्ट मूव करने वाला है, या फिर जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स जो लिखवाए हैं इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं गिवन हैं तो हम मानेंगे कि वहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस एन। समझ में आ रही है बात बेटा? चलो अब जरा आगे बात करते हैं बेटा किसके बारे में। ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी हो गया और इसकी डिस्कशन भी हो गया। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। Next we have kinetic friction. Third is kinetic friction, FK. तो ये कब एक्ट करेगा? इट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस, इट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस when there is relative motion between them, when there is relative motion between them। उन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और इसको बेटा एफ के से डिनोट करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन है बेटा। एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? म्यू के एन। एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और बेटा जो ये म्यू के है, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Its value depends on the nature of two surfaces in contact। है ना, किसी सिंगल सरफेस की बात नहीं करेंगे बेटा। जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे उन दो सरफेसेस की बात करेंगे। ठीक है। और देखो जरा काम की बात, जनरली म्यू के इज लेस देन म्यू एस, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा उसकी वैल्यू जनरली म्यू एस के या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी, वह कम होगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आता है बेटा कि इट इम्प्लाइज काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली क्या होता है बेटा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से या तो कम होता है ना, या इसको आप लिमिटिंग लिखिए बेटा, लिमिटिंग लिख दीजिए इसको। ये स्टैटिक भी लिख सकते हो, वैसे तो एक ही बात है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है। आपने ये चीज़ कभी ऑब्जर्व भी की होगी कि लेटेस्ट से कि आप किसी टेबल को पुश कर रहे हैं बेटा, तो आप पुश कर रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, एक टाइम जस्ट वो मूव कर गया और मूव करने के बाद अब जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी वो पहले से कम लगानी पड़ेगी। कारण क्या है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन उस पर लगना शुरू हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगना शुरू होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जनरली कम है इससे, तो अब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन के लिए। तो ये बातें हो गई बेटा, छोटी छोटी हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बात कर ली। इसको और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी पढ़ लिया बेटा हमने। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला है नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला देख लिया। अब जरा छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ।
ये कोई ब्लॉक है बेटा और इस पे ही आप फोर्स F लगा रहे हैं। एक मैं टेबल बनाता हूँ, उसी के थ्रू समझाऊंगा सब कुछ कि कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये बेटा मान लो कि ये फ्रिक्शन F है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन यानी कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि रेस्ट कर रहा है वो यहाँ लिखूँगा। और बेटा यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। और भाई फिर एक लास्ट ब्लॉक और बना लो टेबल में जिसमें आपको फ्रिक्शन की वैल्यू लिखनी है। चलो देखो, मान लिया कि सबसे पहले बेटा आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ब्लॉक जो है वो अभी कहाँ पर है, वो रेस्ट पर है बेटा। तो रेस्ट पर है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बेटा जो फ्रिक्शन लगेगा वह फ्रिक्शन कैसा होगा, वह स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और फोर्स डायग्राम से बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, वो 1 न्यूटन के बराबर ही होगा। मान लो कि अब आपने फोर्स बढ़ा करके 1.5 न्यूटन कर दिया, बॉडी अभी भी रेस्ट पर है, तो बेटा अभी भी कैसा फ्रिक्शन लगेगा, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और बेटा ये फ्रिक्शन अब 1.5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मान लिया अब आपने फोर्स 2 न्यूटन कर दिया बेटा, बॉडी अभी रेस्ट पर ही है, अभी भी कैसा फ्रिक्शन लगेगा, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई, और ये 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब लेटेस्ट से कि आपने 2.4 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव। बेटा जस्ट अबाउट टू मूव है तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा, अब वह लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। आप उसको या तो ऐसे लिख लो कि इट शुड बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, या फिर बेटा उसकी जो वैल्यू है वो 2.4 न्यूटन के बराबर ही आ जाएगी। और मान लो कि अब आपने फोर्स लगा दिया 2.5 न्यूटन, 2.5 मीटर लगा दिया, तो बॉडी अब क्या कर रही होगी, बॉडी मूव करेगी बेटा, मूव करेगी तो रिलेटिव मोशन आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा। और जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इट शुड बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वो बेटा म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखो कि जैसे जैसे जब तक बॉडी मूव नहीं करती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लीनियरली बढ़ता जाएगा। जितना फोर्स आप लगाओगे एक्सटर्नल उतना ही फ्रिक्शन के बराबर आएगा टिल द लिमिटिंग रिएक्शन रीच। और उसके जस्ट बाद ये, क्योंकि म्यू की वैल्यू जनरली कम मैं मान के चल रहा हूँ, तो बेटा क्या होगा, तो उस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा एकदम से। तो ये तो बेटा बताया कि कहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, कहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन और कहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कैसे हम उस फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ये हमने देख लिया। अब एक इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, वो ग्राफ देखते हैं और फिर बेटा इस पे फ्रिक्शन पे कुछ 2-4 सवाल हम करेंगे आज की क्लास में। देखो हाँ, एक ग्राफ है, इम्पॉर्टेंट है बेटा ये ग्राफ भी। ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं बेटा, वो जो आप एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का, फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स बेटा, तो भाई देखो कैसा ग्राफ बनेगा। ये बेटा O पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है। तो देखो O से जो A वाला जो रीजन है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, इट्स इक्वल टू म्यू के एन। तो OA वाला जो पार्ट है बेटा, OA वाले पार्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन उसी के बराबर आ रहा है, और फिर एक पॉइंट आ गया जब वो बॉडी जस्ट मूव करने वाली है बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। यहाँ A पॉइंट पे क्या होगा, एट पॉइंट A लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स, और भाई उसके बाद ये वाला जो रीज़न है ना, यहाँ पे तो बेटा क्या लिख दूँ, म्यू एस एन, और इसको लिखा जाएगा म्यू के एन। इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो ये ग्राफ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना ही है ये इनफैक्ट।
ठीक है। अब बेटा जो फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो हमने कर लिया, बट असली मज़ा जो है इसका वो इसके न्यूमेरिकल्स को करने में है। देखिए ज़रा छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लो बेटा 2 kg का ब्लॉक है और इस पर 1.5 न्यूटन फोर्स लगा है और बॉडी जो है ये रेस्ट पर ही है। तो आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी और क्या मैग्नीट्यूड होगा भाई उसका। तो भाई 2 kg पर बेटा 1.5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी यहाँ मूव करने की है, तो बेटा इधर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो 1.5 न्यूटन के बराबर होगा। बड़ा सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन। और एग्जांपल देखो, मान लो बेटा 5 न्यूटन का फोर्स है और मान लो इधर आपने फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव और स्लाइड, यू हैव टू फाइंड, बेटा म्यू एस की वैल्यू आपको बतानी है। तो यानी कि बेटा इस केस में क्या हो रहा होगा, जस्ट अबाउट टू मूव है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है अभी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ 40 न्यूटन के बराबर हो गया, म्यू एस मुझे चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन देखो बेटा ज़रा आप, अच्छा ये 5 kg का ब्लॉक है बेटा, सॉरी, तो इधर फोर्स कितना लगेगा 50 न्यूटन, और यही नॉर्मल रिएक्शन आपका हो गया, नॉर्मल रिएक्शन 50 के इक्वल है बेटा। तो म्यू एस इज इक्वल टू 40/50 और इट इज़ इक्वल टू 0.8। आप और एक बात बता देता हूँ कि म्यू एस और म्यू के आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ना बेटा उनका कोई यूनिट है ना ही कोई उनकी डायमेंशन होंगी। क्लियर है? चलो बेटा और ज़रा क्वेश्चंस हम करें। एक क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिपोज। मान लो बेटा कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, अब तक तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कर रहे थे, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है अपने पास, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लेटेस्ट से कि कोई ब्लॉक रखा है m मास का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यहाँ पर। सो मिनिमम ये क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which sliding of block या body starts। बेटा कह रहे हैं मिनिमम एंगल है जहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल, इट इज़ दोनों तरीके ना देखने के, इट इज़ द मैक्सिमम एंगल टिल the block remains stationary, block स्टेशनरी रहेगा या रेस्ट पर रहेगा, तो वह एंगल कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो
इस ब्लॉक का आप FBD बनाएं तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इधर तो क्या आएगा बेटा mg cos थीटा, इस तरफ क्या आएगा mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा। और क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है तो यहाँ पे इस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है, जस्ट अबाउट टू मूव। तो भाई यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि नॉर्मल रिएक्शन तो बेटा किसके इक्वल है, वो mg cos थीटा के इक्वल है। और बेटा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो mg sin थीटा के इक्वल आ रहा है। तो FL जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो म्यू s इंटू n होता है। तो भाई अब यहाँ से देखो म्यू s और बेटा n की वैल्यू किसके इक्वल है, वो mg cos थीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन बन गई कि टेंजेंट थीटा है ना, cos थीटा उधर गया तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू s और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू s। ये जो थीटा है बेटा इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। tan इनवर्स म्यू s इज द एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि ये मिनिमम एंगल होगा जिस पर बेटा क्या हो जाएगा, ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। ब्लॉक जस्ट क्या करना शुरू करेगा बेटा, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होगा, मोशन में आना शुरू हो जाएगा बेटा। नोट करो जल्दी से बेटा, ये फटाफट से नोट करो। देखें ज़रा, तो ये अब तक बेटा हमने क्या कर लिया, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ज़रा और ज़रा इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लें। मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा देखे 37 डिग्री है बेटा, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और क्वेश्चन में दे रखा है द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इट जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यू हैव टू फाइंड म्यू और म्यू s, ये आपको पता लगाना है। तो भैया तो सिंपल सा हो गया, अभी तो पढ़ा, इसका मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसका मतलब ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो बेटा क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इट शुड बी इक्वल टू म्यू s और म्यू s इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। तो बेटा tan 37 डिग्री तो कितना होता है 3/4, तो ये म्यू s का वैल्यू इसके केस में आ गया। सॉरी बेटा ये होता है हाँ 3/4, बिल्कुल सही है, tan 37 इज 3/4। तो इस तरीके से ये एंगल ऑफ रिपोज पे बेस जो है वो क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक देखो एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन मैं करता हूँ ज़रा, फिर न्यूमेरिकल्स कुछ एक अलग क्लास और रखेंगे, उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। एक ज़रा पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि बेटा ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। अच्छा एक सेकंड एक इससे पहले एक बढ़िया क्वेश्चन, इससे पहले करते हैं क्वेश्चन और ज़रा आपको थोड़ा सा फील दिलवाते हैं स्टैटिक और लिमिटिंग के बीच की। ये ब्लॉक है 10 kg का बेटा, ये ब्लॉक है कितना 10 kg का, और म्यू s की वैल्यू है लेट अस से कि 0.8 और आपने बेटा यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया F,
और वो मान लिया वो लगा हुआ है 40 न्यूटन का। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सरफेस। फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सरफेस। चलो तो हम क्या कहेंगे कि सर ये देखो 10 kg का ब्लॉक है तो 100 न्यूटन तो नॉर्मल रिएक्शन, ये लो जी नॉर्मल रिएक्शन लग गई। तो भाई यहाँ से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया वो कितना आ गया, म्यू एस इंटू एन, तो 0.8 और नॉर्मल रिएक्शन 100 के बराबर है तो 80 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग गई। ये गलत बात है बेटा, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ज़रा सोचो कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए तो सिर्फ कितनी, भाई 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना, तो इसको रोकने के लिए तो सिर्फ 40 न्यूटन की ही फोर्स की आवश्यकता है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, 80 न्यूटन तो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा फ्रिक्शन की, जो वो प्रदान कर सकता है, जो वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हमेशा ज़रूरी है 80 न्यूटन दे, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो तो 40 न्यूटन ही लगेगा। तो इसका मतलब बेटा हमेशा जब भी कोई फ्रिक्शन का सवाल आए तो बहुत ध्यान से सवाल को करना है। पहले तो आप यही चेक करें कि उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वहाँ क्या हो सकती है, और कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक बात भाई, जो उसकी अपनी एक औकात है ना उसकी, वो इस 80 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन तो दे ही नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि उसकी डिमांड 40 न्यूटन की है तो भी वो 80 न्यूटन दे देगा। उसका काम रिलेटिव मोशन को रोकना है, 40 न्यूटन की आवश्यकता है, 40 न्यूटन ही देगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। चलो भी और देखते हैं ज़रा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। ये 37 डिग्री बेटा, चलो इसको, चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद ही करेंगे, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले ज़रा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ज़रा ये देख लो। ये बेटा एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.1, और यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। आपको बताना है यू टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ, 3 पार्ट में करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। इफ F इज इक्वल टू बेटा रख लेते हैं कितना, F इज इक्वल टू लेट अस से कि 100 न्यूटन, F इज इक्वल टू 150 न्यूटन, एंड थर्ड पार्ट इज F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये 3 बार फोर्सेस लगा रहे हैं, 3 अलग अलग केस आपको डिस्कस करने हैं। तो बेटा फर्स्ट पार्ट देखो, ये चीज़ तो हम पहले मैंने डिस्कशन किया था कि भाई इधर इसका वेट तो बेटा 10 न्यूटन, यहाँ पे इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये बेटा फ्रिक्शन F और कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस ये था, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऐसे लगेगा, तो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आएगा। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये तो नॉर्मल डायग्राम ये बनेगा। अब जरा फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, कि फर्स्ट पार्ट ये कि F जो है वो किसके इक्वल है, वो 100 न्यूटन के इक्वल है। 100 न्यूटन के इक्वल है तो भाई एक बात देखो कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी 100 न्यूटन आ गया। तो अब यहाँ से सबसे पहले ये देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस 0.1 है और नॉर्मल रिएक्शन 100, तो बेटा 10 न्यूटन लग सकता है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता।
अब इस ब्लॉक को तो रेस्ट में रहने के लिए 10 न्यूटन की ही आवश्यकता है, तो बेटा यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो 10 न्यूटन ही लगेगा, और वह कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। एक बात। सेकंड पार्ट बेटा, होपफुली सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया उसको नीड ही 10 न्यूटन की है और 10 न्यूटन तक तो वो दे सकता है, तो 10 न्यूटन मिल जाएगा। सेकंड पार्ट बेटा कि इस बार F 150 न्यूटन है, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा बेटा वो भी 150 लग जाएगा। ये हम पहले जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें कर चुके हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो F = n ही आएगा हमेशा, है ना, F = n ही आएगा। बेटा यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वह मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, μs × 150 बेटा, ये 15 न्यूटन आया। 15 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, डिमांड बेटा सिर्फ 10 न्यूटन की है, तो यानी कि फ्रिक्शन बेटा यहाँ सिर्फ कितना लगेगा, 10 न्यूटन दे 15 सकता था। इसका मतलब ये बेटा कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा। तीसरा पार्ट आप देख लो, तीसरे पार्ट में बेटा F = है 50 न्यूटन, तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी 50 आ जाएगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 × 50, दैट इज़ 5 न्यूटन। लेकिन उसको आवश्यकता तो 10 की है, जब वो 5 से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब बेटा वो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन दे रहा होगा, वो 5 न्यूटन दे रहा होगा। वो कितना फ्रिक्शन दे रहा होगा, 5। लेकिन इस बार ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा बेटा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और इस केस में जो फ्रिक्शन आपका लगेगा वह काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो देखो इस एग्जाम्पल के साथ हमने कैसे बताया कि कहाँ लिमिटिंग, कहाँ स्टैटिक और कहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यानी जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो तो मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें बेटा। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन और फिर सिचुएशन एनालाइज करें। जो डिमांड है, अगर वह डिमांड मैक्सिमम से ज़्यादा है तो बेटा मैक्सिमम ही मिलेगी, मैक्सिमम ही मिलेगी, उससे ज़्यादा तो वो दे ही नहीं सकता। डिमांड अगर कम है और फ्रिक्शन ज़्यादा है तो जितनी डिमांड है उतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बेटा आज की क्लास में फ्रिक्शन की जो क्लास है इसमें इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स, मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, ये लेक्चर आपको 2-3 बार अच्छे से लिखना है। ठीक है बेटा, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड जस्ट शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बेटा, थैंक यू।